तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग होती थी, बाइसेक्टर के अलॉन्ग 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, है ना। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा था कि हम लोग इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका मेथड समझें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस कि आप एलिमेंट कैसे ले रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख रहे हैं, एंड आप उसे इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं और किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती तो जो लैम्डा आपने डिफाइन किया था वो यूनिफॉर्म होता है, आप कह सकते हैं कांस्टेंट होता है ना, यूनिफॉर्म होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर जो लैम्डा होता है वो इस वाली सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट नहीं हो। तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। लैम्डा एक आपको फंक्शन दिया जाएगा। अगर हम देखें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बच्चों लैम्डा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज Q/L, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, ठीक है। तो आप सिंपल Q को लिख सकते हो लैम्डा इंटू L, टोटल लेंथ, और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, ये तुम लिख सकते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म। बट यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म दिया गया है, और आपको जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, तो आपको लैम्डा का एक फंक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लेट आपको लैम्डा का फंक्शन गिवन है, ठीक है। लेट गिवन दैट लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। लेट अस सपोज लैम्डा नॉट कॉस थीटा लीनियर चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है जो थीटा के साथ वैरी कर रहा है। चूँकि सर्कुलर आर्क में बच्चों यहाँ पे जो आर्क है एक सर्कुलर आर्क है, तो अक्सर ये देखा गया कि हमको थीटा का फंक्शन दिया जाता है। लैम्डा नॉट साइन थीटा हो सकता है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा हो सकता है। तो बस फंक्शन चेंज होता रहेगा, ना मेथड चेंज होगा ना तरीका चेंज होगा, बस फंक्शन चेंज होगा। इसलिए इसमें आप फॉर्मूला भी नहीं रट सकते, आपको प्रोसेस पता ही होना चाहिए कि किस तरह से आप कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, ठीक है, सेंटर को O मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पे अगर मैं यहाँ पे, चलिए दोबारा डायग्राम बना लेते हैं बेटा। हम लोग क्या करेंगे, थीटा पे d थीटा का एलिमेंट मानेंगे, थीटा पे d थीटा का एलिमेंट मानेंगे, और उस d थीटा के, इस d थीटा के एलिमेंट की जो आर्क बनेगी बेटा, इस आर्क की लेंथ हम लोग जानते हैं कितनी होगी, r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो r इंटू डी थीटा इसकी लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें देखूं कि इसमें कितना चार्ज होगा, तो ये एलिमेंट इतना छोटा है बच्चों, डी थीटा इतना छोटा है, 10⁻⁴ कह सकते हो आप, इनफाइनाइटली स्मॉल है, कि इतने छोटे से आर्क के लिए, लेंथ के लिए यू कैन एज्यूम दैट लैम्डा इज कांस्टेंट, है ना। हालांकि लैम्डा वेरिएबल है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है, बट इतने छोटे वेरिएशन के लिए आप मान सकते हो कि लैम्डा कांस्टेंट है। तो डी क्यू कैन बी रिटन एज, अगर स्मॉल लेंथ के लिए लैम्डा कांस्टेंट है तो यू कैन अप्लाई क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। तो डी क्यू उस एलिमेंट में चार्ज है, लैम्डा को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए उस लैम्डा की वैल्यू लिख देंगे इनटू डी एल। तो लैम्डा का फंक्शन है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से ये एक सेट तरीका है कि जब भी आप आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो आप हमेशा थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट मानेंगे।
अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डी की डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, और ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब चूंकि बेटा ये सिर्फ एक क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल है, एक चौथाई हिस्सा है, और कोई सिमेट्री नहीं है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग होगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर उधर दो एलिमेंट लिए थे और उनका एक एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, जैसा कि आप लोगों को याद होगा बेटा। तो वैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना पड़ेगा और उनका कोई कॉम्पोनेंट कैंसिल भी नहीं होगा, चूँकि लैम्डा कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है। तो अब अगर तुम यहाँ पर बच्चों एलिमेंट लोगे, देखो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लोगे, तो उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दूसरा डी वेक्टर होगा। यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट, तो तुम देख सकते हो जो डी है, डिफरेंट एलिमेंट की जो डी है उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग है तो जो डी का मैग्नीट्यूड होगा वो ऐड नहीं होगा। अगर ऐड नहीं होगा तो आप डायरेक्टली डी के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करोगे फिर आपको इस ऐसी सिचुएशन में हमेशा कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करना होता है। तो चूंकि जो जितने भी डी वेक्टर होंगे वो उन सबको अगर हम देखें तो इस डी वेक्टर को अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में आएगा डी ई कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा डी ई साइन थीटा। इसी तरह से इसमें थीटा की वैल्यू कुछ और होगी और ये जो होगा इसका कॉस इधर आ जाएगा और साइन इधर हो जाएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के कॉस वाले वेक्टर इधर आएंगे और साइन वाले वेक्टर इधर आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये सिग्मा डी कॉस थीटा होगा और ये सिग्मा डी साइन थीटा होगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट एक्स और वाई, दो कंपोनेंट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो जो x कंपोनेंट होगा वो एडिशन ऑफ d cos थीटा होगा, तो आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा होगा, और जो y कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड y कंपोनेंट वो इंटीग्रेशन ऑफ de sin थीटा होगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम बच्चों यहाँ पर दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जेई एडवांस। इवन जेई मेन में भी पूछ सकते हैं। जेई मेन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है जब से 25 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। तो चलिए लेट अस कैलकुलेट एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में सबसे पहले हम डी ई लिख लेते हैं कि डी ई क्या है। डी ई है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगी ना, रेडियस के बराबर, और पॉइंट चार्ज की तरह ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका चार्ज डी क्यू है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया ये, और डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये डी की वैल्यू हो जाएगी, इसमें डी क्यू की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू है लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं अब यहाँ पे डी की वैल्यू रख देता हूँ। डी को और सिंप्लीफाई कर लें, लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। ये बच्चों डी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे डी कॉस थीटा। तो डी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये डी की वैल्यू हमने पुट कर दी इनटू कॉस थीटा और है, और आप देखेंगे तो थीटा यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर थीटा 0 होगा, और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट में थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो यहाँ थीटा 0 से π/2 इंटी लिमिट जाएगी हमारी, 0 से π/2 थीटा की लिमिट जाएगी। तो x कंपोनेंट जो आ रहा है, तो ये अगर आप देखेंगे तो लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कांस्टेंट है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 1/2 कर दूँ यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा 0 से π/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, तो कॉस 2 थीटा होता है, आपको याद होगा कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ठीक है, यहीं पे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। 0 से π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए तो ये एक्स कंपोनेंट आएगा लैम्डा नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये 1 का इंटीग्रेशन है थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 0 से π/2। तो अगर हम यहाँ पे x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे π/2 आएगा और साइन पाई 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है लैम्डा नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये π/2 प्लस 0 अपर लिमिट हो जाएगी और 0 पे ये दोनों 0 हो जाएंगे तो लोअर लिमिट बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो इट इज़ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट इज़ लैम्डा नॉट अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट आर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक बीच में कभी कभी हो जाती है, पिछले कुछ वीडियोस में एक आधी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो यार आप लोग खुद से भी चाहो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, कभी अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसे मुझे याद दिला सकते हो, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, और अगर उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी प्रोसेस आप समझते रहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो, बट अगर हो जाए तो उसे यार इग्नोर करना है, ठीक है। तो x कंपोनेंट निकालिए। सिमिलरली हम y कंपोनेंट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो y कंपोनेंट आएगा। तो चलिए हम y कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो y कंपोनेंट के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो y कंपोनेंट आ रहा है इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा 0 से π/2। तो डी ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डी ई की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो डी ई की वैल्यू थी लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये साइन थीटा 0 से π/2। तो यहाँ पे अगर बच्चों में से लिखेंगे तो ये लैम्डा नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो बेटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया है ना। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। लिमिट है 0 से π/2। तो ये लैम्डा नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो आ गया बेटा बाहर, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 0 से π/2। तो लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आएगा माइनस कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, तो अगर मैं चाहूँ तो बाहर लिख सकता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, माइनस रहने देते हैं। तो पहले कॉस पाई, तो ये -1/2 आएगा, ठीक है। ये माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ, ये जो माइनस था इसे मैं सीधे बाहर ले लेता हूँ, बाद में काम आएगा। तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 में अब लिमिट पुट कर देते हैं। तो -1/2 माइनस कॉस 0 हो जाएगा, ये माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 0 हो जाएगा 1/2। तो इट इज़ -1 और ये -1 + 1 हो जाएगा। तो जो y कंपोनेंट है इट इज़ लैम्डा नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। 1/2 1 हो जाएगा, तो ये ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंडर रूट EX² प्लस EY² होगी, ठीक है। अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या लिया था, ये आर्क लिया था, x कंपोनेंट इधर है, इस डायरेक्शन में है बेटा, और y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरह से होगी। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल मान लूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस एंगल फाई कैन बी रिटन एज tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इसे पैरेललोग्राम बनाएं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये एंगल 90 है, ये EY है, ये EX है, तो इट इज़ EY बाई EX। तो x एक्सिस से इस एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में अगर कोई चेंज हो सकता है बेटा, तो चेंज बस इस फंक्शन का हो सकता है, इस फंक्शन का चेंज हो सकता है। यहाँ लैम्डा नॉट कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, ये मैंने एक इरोडोव से एग्जाम्पल लिया है।
तो ये लैम्डा नॉट कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो सकता है, कि लैम्डा नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा हो सकता है, 1 प्लस साइन थीटा हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बस इतना वेरिएशन हो सकता है, प्रोसेस चेंज बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से आपको थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट लेना है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्स और वाई कंपोनेंट इंटीग्रेट करने। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर ये सेमी सर्कल होता है या पूरा सर्कल होता और इस तरह का फंक्शन दिया जाता तो कभी कभी कोई सिमेट्री होती है, पूरे में चार्ज की सिमेट्री होती है, और इनमें से कोई एक कंपोनेंट कैंसिल भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। बट अगर वो सेमी सर्कल होगा या पूरा सर्कल होगा तो ही वो पॉसिबिलिटी होगी। अगर सिर्फ क्वार्टर पार्ट है तो फिर दोनों कंपोनेंट आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उनको आप अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आए तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम कैलकुलेशन आप इस समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो बिना देखे अपनी कॉपी पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। लैम्डा नॉट कॉस थीटा की जगह मैं आपको फंक्शन चेंज कर देता हूं, आप ये फंक्शन यूज कर लीजिएगा लैम्डा नॉट साइन थीटा, और चाहे तो इसके लिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। एक बार क्वार्टर पार्ट के लिए सॉल्व करिए और एक बार सेमी सर्कल ले लीजिएगा पूरा 0 से 180 तक, उसके लिए सॉल्व कर लीजिएगा। और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद अपनी कॉपी पे, जो आपने सॉल्व किया उसका आंसर सही या गलत मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ कैलकुलेशंस और देखते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, सर्कुलर रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो बच्चों एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास रिंग है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, और ये रिंग पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन पे रखी हुई है, ठीक है। पेपर के प्लेन में रखी होती तो कुछ इस तरह से नज़र आती है आपको। तो ये उसकी एक्सिस है बच्चों। इस एक्सिस पे यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे इसकी रेडियस जो है वो r है रेडियस, ठीक है। दिस रेडियस इज r। P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। चूँकि सर्कुलर रिंग है तो इस सर्कुलर रिंग में हम एक छोटा सा एलिमेंट अगर ले लें, कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लें, सपोज ये एक एलिमेंट लिया हमने रिंग का dq, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट होगी, ये DE की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। जिस एलिमेंट को बच्चों आपने लिया उसी के ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट और होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी DE। तो ये रेडियस में स्मॉल r डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो इस स्मॉल r की वैल्यू आप देख सकते हो, दिस इज अंडर रूट, ये r है ये x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट r² प्लस x²। अगर ये एंगल बच्चों थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर ये वाले एंगल भी थीटा थीटा होंगे। तो आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में जो DE cos थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो ऐड हो रहे हैं, और जो DE sin थीटा वाले कंपोनेंट हैं बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है, और वो DE sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं है बेटा, ऐसे हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डायमेट्रिकली अपोजिट आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट आएंगे बच्चों एक्सिस पे। अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस पे आपको ढेर सारे एलिमेंट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। इस कोन पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, कोनिकल टाइप हो जाएंगे, है ना। मतलब आप कह सकते हो जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक, उनको अगर मिला के ऐसे बनाओगे तो कोन जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ ढेर सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबकी डिस्टेंस ऐसे इक्वल होगी, सबकी डिस्टेंस स्मॉल r होगी, ठीक है, चूँकि कोन बना रहे होंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जितने भी DE वेक्टर होंगे वो सब कोन बनाएंगे, जिनका ये जो एंगल होगा हाफ एंगल वो थीटा होगा।
तो सभी के जो डी साइन थीटा वाला ये वाला जो है डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट बच्चों वो ऐड हो जाएंगे, है ना। और जो डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब एक सर्कल टाइप बनेगा और सारे वेक्टर इस तरह से आपको दिखेंगे, ऐसे ऐसे ये सारे वेक्टर इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब अगर ये रिंग है तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर एक्सिस मान लो तो इस डायरेक्शन में होगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, और अगर नेगेटिव चार्ज रिंग होगी तो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, नहीं तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। तो अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से डी लिखूं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को स्मॉल आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, अंडर रूट हट जाएगा। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, डी की वैल्यू पुट कर दूँ तो के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं तो इस ट्राइंगल में से ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये एक्स है, ये थीटा है। तो आर अप एक्स अपॉन स्मॉल आर आएगा, तो एक्स अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो के एक्स आर एक्स ये सब कांस्टेंट है बेटा, तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो ये सब बाहर आ जाएगा, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचेगा, मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन है। तो यानी जो छोटे छोटे एलिमेंट आपने लिए हैं इन सभी का चार्ज जो है, इन सभी का चार्ज ऐड हो जाएगा। तो अगर चार्ज ऐड हो रहा है तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा, कैपिटल क्यू, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पे होती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बनेगा जैसे ग्राफ की हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, और इसकी प्रूविंग भी हम करेंगे कि r/√2 पे ये मैक्सिमा अचीव करेगा, क्योंकि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 टाइप जब भी क्वेश्चन बनता है तो हमने बताया कि इस तरह से ग्राफ जाता है और ये मैक्सिमा अचीव करता है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। तो जो भी समथिंग स्क्वायर साथ में लिखा होगा उसके /√2 पे मैक्सिमा अचीव करेगा। तो मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो इसका ग्राफ बनाया है। अगर यहाँ पर रिंग ऐसे रखी होती तो इधर इस पॉजिटिव चार्ज है इस पर प्लस क्यू, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिमिलर ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नेगेटिव बनेगा, सिमेट्रिकल होगा, है ना। ऑड फंक्शन होगा तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे देख लीजिए कि इस यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ये r/√2 पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अचीव करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो बाकी एनालिसिस हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।